प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, 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 प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालय अपवाह तंत्र से पुराना है। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालय अपवाह तंत्र से पुराना है। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालयी अपवाह तंत्र से पुराना है। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालय अपवाह तंत्र से पुराना है। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालयी अपवाह तंत्र से पुराना है। यह तथ्य नदियों की प्रौढ़ावस्था और नदी घाटियों के चौड़ा व उथला होने से प्रमाणित होता है। यह तथ्य नदियों की प्रौढ़ावस्था और नदी घाटियों के चौड़ा व उथले होने से प्रमाणित होता है। यह तथ्य नदियों की प्रौढ़ावस्था और नदी घाटियों के चौड़ा व उथला होने से प्रमाणित होता है। यह तथ्य नदियों की प्रौढ़ावस्था और नदी घाटियों के चौड़ा व उथला होने से प्रमाणित होता है। यह तथ्य नदियों की प्रौढ़ावस्था और नदी घाटियों के चौड़ा व उथला होने से प्रमाणित होता है। पश्चिमी तट के समीप स्थित पश्चिमी घाट बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियों और अरब सागर में गिरने वाली छोटी नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। पश्चिमी तट के समीप स्थित पश्चिमी घाट बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियों और अरब सागर में गिरने वाली छोटी नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। पश्चिमी तट के समीप स्थित पश्चिमी घाट बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियों और अरब सागर में गिरने वाली छोटी नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। नर्मदा और तापी को छोड़कर अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। नर्मदा और तापी को छोड़कर अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। नर्मदा और तापी को छोड़कर अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन व सोन नदियां गंगा नदी तंत्र का अंग है। प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन व सोन नदियां गंगा नदी तंत्र का भाग है। प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन व सोन नदियां गंगा नदी के तंत्र का अंग है। प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन व सोन नदियां गंगा नदी तंत्र का अंग है। प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन व सोन नदियां गंगा नदी तंत्र का अंग है। प्रायद्वीप के अन्य प्रमुख नदी तंत्र महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है। प्रायद्वीप के अन्य प्रमुख नदी तंत्र महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है। प्रायद्वीप के अन्य प्रमुख नदी तंत्र महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है। प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता है कि ये एक सुनिश्चित मार्ग पर चलती है, विसर्प नहीं बनाती। प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता है कि ये एक सुनिश्चित मार्ग पर चलती है, विसर्प नहीं बनाती। प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता है कि ये एक सुनिश्चित मार्ग पर चलती है, विसर्प नहीं बनाती और ये बारहमासी नहीं है। यद्यपि भ्रंश घाटियों में बहने वाली नर्मदा और तापी इसका अपवाद है और ये बारहमासी नहीं है। यद्यपि भ्रंश घाटियों में बहने वाली नर्मदा और तापी इसका अपवाद है और ये बारहमासी नहीं है। यद्यपि भ्रंश घाटियों में बहने वाली नर्मदा और तापी इसका अपवाद है। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का उद्विकास, 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 प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का उद्विकास। अति प्राचीन काल का 3 प्रमुख भूगर्भीय घटनाओं ने आज के प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र को स्वरूप प्रदान किया है। अति प्राचीन काल के 3 प्रमुख भूगर्भीय घटनाओं ने आज के प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र को स्वरूप प्रदान किया है। अति प्राचीन काल के 3 प्रमुख भूगर्भीय घटनाओं ने आज के प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र को स्वरूप प्रदान किया है। पहला, आरंभिक टर्शरी काल के दौरान प्रायद्वीप के पश्चिम पार्श्व का अवतलन या धंसाव जिससे यह समुद्र तल के नीचे चला गया। इससे मूल जल संभर के दोनों ओर नदी की समानता सममित योजना में गड़बड़ी हो गई। पहला, आरंभिक टर्शरी काल के दौरान प्रायद्वीप के पश्चिमी पार्श्व का अवतलन या धंसाव जिससे यह समुद्र तल के नीचे चला गया। इससे मूल जल संभर के दोनों ओर नदी की समानता सममित योजना में गड़बड़ी हो गई। पहला, आरंभिक टर्शरी काल के दौरान प्रायद्वीप के पश्चिम पार्श्व का अवतलन या धंसाव जिससे यह समुद्र तल के नीचे चला गया। इससे मूल जल संभर के दोनों ओर नदी की समानता सममित योजना में गड़बड़ी हो गई। पहला, आरंभिक टर्शरी काल के दौरान प्रायद्वीप के पश्चिम पार्श्व का अवतलन या धंसाव जिससे यह समुद्र तल से नीचे चला गया। इससे मूल जल संभर के दोनों ओर नदी की समानता सममित योजना में गड़बड़ी हो गई। पहला, आरंभिक टर्शरी काल के दौरान प्रायद्वीप के पश्चिम पार्श्व का अवतलन या धंसाव जिससे यह समुद्र तल के नीचे चला गया। इससे मूल जल संभर के दोनों ओर नदी की समानता सममित योजना में गड़बड़ी हो गई। दूसरा, हिमालय में होने वाले प्रोत्थान के कारण प्रायद्वीप खंड के उत्तरी भाग का अवतलन हुआ और परिणामस्वरूप भ्रंश द्रोणियों का निर्माण हुआ। दूसरा, हिमालय में होने वाले प्रोत्थान के कारण प्रायद्वीप खंड के उत्तरी भाग का अवतलन हुआ और परिणामस्वरूप भ्रंश द्रोणियों का निर्माण हुआ। दूसरा, हिमालय में होने वाले प्रोत्थान के कारण प्रायद्वीप खंड के उत्तरी भाग का अवतलन हुआ और परिणामस्वरूप भ्रंश द्रोणियों का निर्माण हुआ। दूसरा, हिमालय में होने वाले प्रोत्थान के कारण प्रायद्वीप खंड के उत्तरी भाग का अवतलन हुआ और परिणामस्वरूप भ्रंश द्रोणियों का निर्माण हुआ। दूसरा, हिमालय में होने वाले प्रोत्थान के कारण प्रायद्वीप खंड के उत्तरी भाग का अवतलन हुआ और परिणामस्वरूप भ्रंश द्रोणियों का निर्माण हुआ। दूसरा, हिमालय में होने वाले प्रोत्थान के कारण प्रायद्वीप खंड के उत्तरी भाग का अवतलन हुआ और परिणामस्वरूप भ्रंश द्रोणियों का निर्माण हुआ। नर्मदा और तापी इन्हीं भ्रंश घाटियों में बह रही है और अपरद पदार्थ से मूल दरारों को भर रही है, इसलिए इन नदियों में जलोढ़ व डेल्टा निक्षेप की कमी पाई जाती है। नर्मदा और तापी इन्हीं भ्रंश घाटियों में बह रही है और अपरद पदार्थ से मूल दरारों को भर रही है, इसलिए इन नदियों में जलोढ़ व डेल्टा निक्षेप में कमी पाई जाती है। नर्मदा और तापी इन्हीं भ्रंश घाटियों में बह रही है और अपरद पदार्थ से मूल दरारों को भर रही है, इसलिए इन नदियों में जलोढ़ व डेल्टा निक्षेप की कमी पाई जाती है। नर्मदा और तापी इन्हीं भ्रंश घाटियों में बह रही है और अपरद पदार्थ से मूल दरारों को भर रही है, इसलिए इन नदियों में जलोढ़ व डेल्टा निक्षेपों की कमी पाई जाती है। नर्मदा और तापी इन्हीं भ्रंश घाटियों में बह रही है और अपरद पदार्थ से मूल दरारों को भर रही है, इसलिए इन नदियों में जलोढ़ व डेल्टा निक्षेप की कमी पाई जाती है।
तीसरा, इस काल में प्रायद्वीपीय खंड उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा में झुक गया, परिणामस्वरूप इसका अपोह बंगाल की खाड़ी की ओर उन्मुख हुआ। तीसरा, इसी काल में प्रायद्वीपीय खंड उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा में झुक गया, परिणामस्वरूप इसका अपोह बंगाल की खाड़ी की ओर उन्मुख हुआ। तीसरा, इसी काल में प्रायद्वीपीय खंड उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा में झुक गया, परिणामस्वरूप इसका अपोह बंगाल की खाड़ी की ओर उन्मुख हो गया। तीसरा, इसी काल में प्रायद्वीपीय खंड उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा में झुक गया, परिणामस्वरूप इसका अपोह बंगाल की खाड़ी की ओर उन्मुख हुआ। तीसरा, इसी काल में प्रायद्वीपीय खंड उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा में झुक गया, परिणामस्वरूप इसका अपोह बंगाल की खाड़ी की ओर उन्मुख हुआ। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, 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 प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय अपोह में अनेक नदी तंत्र है। प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी तंत्रों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। प्रायद्वीपीय अपोह में अनेक नदी तंत्र है। प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी तंत्रों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। प्रायद्वीपीय अपोह में अनेक नदी तंत्र है। प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी तंत्रों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहवा के निकट से निकलती है और उड़ीसा से बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहवा के निकट निकलती है और उड़ीसा से बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहवा के निकट निकलती है और उड़ीसा से बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट से निकलती है और उड़ीसा से बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट से निकलती है और उड़ीसा से बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। यह नदी 851 किलोमीटर लंबी है और इसका जलग्रहण क्षेत्र लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह नदी 851 किलोमीटर लंबी है और इसका जलग्रहण क्षेत्र लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह नदी 851 किलोमीटर लंबी है और इसका जलग्रहण क्षेत्र लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह नदी 851 किलोमीटर लंबी है और इसका जलग्रहण क्षेत्र लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह नदी 851 किलोमीटर लंबी है और इसका जलग्रहण क्षेत्र लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके निचले मार्ग में नौ संचालन भी होता है। इसके निचले मार्ग में नौ संचालन भी होता है। इसके निचले मार्ग में नौ संचालन भी होता है। इसके निचले मार्ग में नौ संचालन भी होता है। इसके निचले मार्ग में नौ संचालन भी होता है। इस नदी का अपोहा द्रोणी का 53% भाग मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में और 47% भाग उड़ीसा राज्य में विस्तृत है। इस नदी का अपोहा द्रोणी का 53% भाग मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में और 47% भाग उड़ीसा राज्य में विस्तृत है। इस नदी की अपोहा द्रोणी का 53% भाग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में और 47% भाग उड़ीसा राज्य में विस्तृत है। इस नदी का अपोहा द्रोणी का 53% भाग मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में और 47% भाग उड़ीसा राज्य में विस्तृत है। इस नदी का अपोहा द्रोणी का 53% भाग मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में और 47% भाग उड़ीसा राज्य में विस्तृत है। गोदावरी सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। इसे दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। इसे दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। इसे दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है। इसकी सहायक नदियाँ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरती है। इसकी सहायक नदियाँ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरती है। इसकी सहायक नदियाँ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरती है। इसकी सहायक नदियाँ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरती है। इसकी सहायक नदियाँ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरती है। यह 1465 किलोमीटर लंबी नदी है जिसका जलग्रहण क्षेत्र 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह 1465 किलोमीटर लंबी नदी है जिसका जलग्रहण क्षेत्र 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह 1465 किलोमीटर लंबी नदी है जिसका जलग्रहण क्षेत्र 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह 1465 किलोमीटर लंबी नदी है जिसका जलग्रहण क्षेत्र 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह 1465 किलोमीटर लंबी नदी है जिसका जलग्रहण क्षेत्र 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका जलग्रहण क्षेत्र का 49% भाग महाराष्ट्र में, 20% भाग मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में और शेष भाग आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसका जलग्रहण क्षेत्र का 49% भाग महाराष्ट्र में, 20% भाग मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में और शेष भाग आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसके जलग्रहण क्षेत्र का 49% भाग महाराष्ट्र में, 20% भाग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में और शेष भाग आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसके जलग्रहण क्षेत्र का 49% भाग महाराष्ट्र में, 20% भाग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, शेष भाग आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसके जलग्रहण क्षेत्र का 49% भाग महाराष्ट्र में, 20% भाग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में और शेष भाग आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजीरा, पूर्णा, वर्धा, सबरी, सिलेस, किन्नरसनी है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा, पूर्णा, वर्धा, सबरी, सिलेस और किन्नरसनी है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा है। पूर्णा, वर्धा, सबरी, सिलेस, किन्नरसनी है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा है। पूर्णा, वर्धा, सबरी, सिलेस, किन्नरसनी है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में
पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा है। पूर्णा, वर्धा, सबरी, सिलेश, किन्नर, सनी है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा है। पूर्णा, वर्धा, सबरी, सिलेश, किन्नर, सनी है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा है। पूर्णा, वर्धा, सबरी, सिलेश, किन्नर, सनी है। दक्षिण की गंगा कृष्णा, दक्षिण गंगा के नाम से दक्षिण की गंगा कृष्णा, दक्षिण की गंगा पोलावरम के दक्षिण में जहां इसके मार्ग के निचले भागों में भारी बाढ़ें आती है, गोदावरी एक सदृश प्रपात की रचना करती है। पोलावरम के दक्षिण में जहां इसके मार्ग के निचले भागों में भारी बाढ़ें आती है, गोदावरी एक सदृश प्रपात की रचना करती है। पोलावरम के दक्षिण में जहां इसके मार्ग में निचले भागों में भारी बाढ़ें आती है, गोदावरी एक सदृश प्रपात की रचना करती है। पोलावरम के दक्षिण में जहां इसके मार्ग के निचले भागों में भारी बाढ़ें आती है, गोदावरी एक सदृश प्रपात की रचना करती है। पोलावरम के दक्षिण में जहां इसके मार्ग के निचले भागों में भारी बाढ़ें आती है, गोदावरी एक सदृश प्रपात की रचना करती है। इसके डेल्टाई भाग में ही नौ संचालन संभव है। इसके डेल्टाई भाग में ही नौ संचालन संभव है। इसके डेल्टाई भाग में ही नौ संचालन संभव है। इसके डेल्टाई भाग में ही नौ संचालन संभव है। इसके डेल्टाई भाग में ही नौ संचालन संभव है। राजा मुंद्री के बाद यह नदी कई धाराओं में विभक्त होकर एक बृहद डेल्टा का निर्माण करती है। राजा मुंद्री में यह नदी कई धाराओं में विभक्त होकर एक बृहद डेल्टा का निर्माण करती है। राजा मुंद्री में के बाद यह नदी कई धाराओं में विभक्त होकर एक बृहद डेल्टा का निर्माण करती है। राजा मुंद्री के बाद यह नदी कई धाराओं में विभक्त होकर एक बृहद डेल्टा का निर्माण करती है। राजा मुंद्री के बाद यह नदी कई धाराओं में विभक्त होकर एक बृहद डेल्टा का निर्माण करती है। कृष्णा पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है जो सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट निकलती है। कृष्णा पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है जो सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट निकलती है। कृष्णा पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है जो सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट निकलती है। कृष्णा 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 पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है जो सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट निकलती है। कृष्णा पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है जो सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट निकलती है। कृष्णा पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है जो सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इस नदी के कुल जलग्रहण क्षेत्र का 70% भाग महाराष्ट्र में, 44% भाग कर्नाटक में और 29% भाग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पड़ता है। इस नदी के कुल जलग्रहण क्षेत्र का 70% भाग महाराष्ट्र में, 44% भाग कर्नाटक में और 29% भाग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पड़ता है। इस नदी के कुल जलग्रहण क्षेत्र का 70% भाग महाराष्ट्र में, 44% भाग कर्नाटक में और 29% भाग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पड़ता है। इस नदी के कुल जलग्रहण क्षेत्र का 70% भाग महाराष्ट्र में, 44% भाग कर्नाटक में और 29% भाग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पड़ता है। इस नदी के कुल जलग्रहण क्षेत्र का 70% भाग महाराष्ट्र में, 44% भाग कर्नाटक में और 29% भाग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पड़ता है। कावेरी नदी, कावेरी नदी, कावेरी नदी, कावेरी नदी, कावेरी नदी। कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों 1341 मीटर से निकलती है। कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। कावेरी नदी कर्नाटक के कोगाडू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। कावेरी नदी कर्नाटक के कोगाडू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। कावेरी नदी कर्नाटक के कोगाडू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है और यह 81,155 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है और यह 81,155 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है और यह 81,155 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर और 81,155 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर और यह 81,155 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। प्रायद्वीप की अन्य नदियों की अपेक्षा कम उतार चढ़ाव के साथ यह नदी लगभग सारा साल बहती है। प्रायद्वीप की अन्य नदियों की अपेक्षा कम उतार चढ़ाव के साथ यह नदी लगभग सारा साल बहती है। प्रायद्वीप की अन्य नदियों की अपेक्षा कम उतार चढ़ाव के साथ यह नदी लगभग सारा साल बहती है। प्रायद्वीप की अन्य नदियों की अपेक्षा कम उतार चढ़ाव के साथ यह नदी लगभग सारा साल बहती है। प्रायद्वीप की अन्य नदियों की अपेक्षा कम उतार चढ़ाव के साथ यह नदी लगभग सारा साल बहती है। क्योंकि इसके ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून से और निम्न क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। क्योंकि इसके ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून गर्मी से और निम्न क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी मानसून सर्दी से वर्षा होती है। क्योंकि इसके ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून गर्मी से और निम्न क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी मानसून सर्दी से वर्षा होती है। क्योंकि इसके ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून गर्मी से और निम्न क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी मानसून सर्दी से वर्षा होती है। क्योंकि इसके ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम मानसून गर्मी से और निम्न क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी मानसून सर्दी से वर्षा होती है। इस नदी के द्रोणी का 3% भाग केरल में, 41% भाग कर्नाटक में और 56% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। इस नदी के द्रोणी का 3% भाग केरल में, 41% भाग कर्नाटक में और 56% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। इस नदी की द्रोणी का 3% भाग केरल में, 41% भाग कर्नाटक में और 56% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। इस नदी की द्रोणी का 3% भाग
केरल में 41% भाग, कर्नाटक में 56% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। इस नदी के द्रोणी का 3% भाग केरल में, 41% भाग कर्नाटक में, 56% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ काबिनी, भवानी और अमरावती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ काबिनी, भवानी और अमरावती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ काबिनी, भवानी और अमरावती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ काबिनी, भवानी और अमरावती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ काबिनी, भवानी और अमरावती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ काबिनी, भवानी और अमरावती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ काबिनी, भवानी और अमरावती है। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, नर्मदा की नदी, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अमरकंटक पठार के पश्चिम पार्श्व से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक पठार के पश्चिमी पार्श्व से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक पठार के पश्चिमी पार्श्व से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक पठार के पश्चिमी पार्श्व से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक पठार के पश्चिमी पार्श्व से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य यह भरस घाटी से बहती हुई संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत महाखड़ और जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है। दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य यह भरस घाटी से बहती हुई संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत महाखड़ और जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का बनाती है। दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य यह भरस घाटी से बहती हुई संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत महाखड़ और जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है। दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य यह भरस घाटी से बहती हुई संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत महाखड़ और जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है। दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य यह भरस घाटी से बहती हुई संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत महाखड़ और जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है। लगभग 1312 किलोमीटर दूरी तक बहने के बाद यह भड़ौज के दक्षिण में अरब सागर में मिलती है और 27 किलोमीटर लंबा ज्वारनद मुख बनाती है। लगभग 1312 किलोमीटर दूरी बहने के बाद यह भड़ौज के दक्षिण में अरब सागर में मिलती है और 27 किलोमीटर लंबा ज्वारनद मुख बनाती है। लगभग 1312 किलोमीटर दूरी तक बहने के बाद यह भड़ौज के दक्षिण में अरब सागर में मिलती है और 27 किलोमीटर लंबा ज्वारनद मुख बनाती है। लगभग 1312 किलोमीटर दूरी तक बहने के बाद यह भड़ौज के दक्षिण में अरब सागर में मिलती है और 27 किलोमीटर लंबा ज्वारनद मुख बनाती है। लगभग 1312 किलोमीटर दूरी तक बहने के बाद यह भड़ौज के दक्षिण में अरब सागर में मिलती है और 27 किलोमीटर लंबा ज्वारनद मुख बनाती है। सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी पर बनाई गई है। सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी पर बनाई गई है। सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी पर बनाई गई है। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए प्रारंभ की गई योजना नमामि देवी नर्मदे एक यात्रा के विषय में जानकारी एकत्रित करें और आपस में चर्चा करें। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए प्रारंभ की गई योजना नमामि देवी नर्मदे एक यात्रा के विषय में जानकारी एकत्रित करें। तापी नदी, तापी नदी, तापी नदी, तापी नदी, तापी नदी, तापी नदी। तापी पश्चिम दिशा में बहने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है। तापी पश्चिम दिशा में बहने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है। तापी पश्चिम दिशा में बहने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है। यह मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है। यह मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है। यह मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है। यह मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है। यह 724 किलोमीटर लंबी नदी है और लगभग 65,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपाहित करती है। यह 724 किलोमीटर लंबी नदी है और लगभग 65,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपाहित करती है। यह 724 किलोमीटर लंबी नदी है और लगभग 65,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपाहित करती है। यह 724 किलोमीटर लंबी नदी है और लगभग 65,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपाहित करती है। यह 724 किलोमीटर लंबी नदी है और लगभग 65,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपाहित करती है। इसके अपवाह क्षेत्र का 79% भाग महाराष्ट्र में, 15% भाग मध्य प्रदेश में और शेष 6% भाग गुजरात में पड़ता है। इसके अपवाह क्षेत्र का 79% भाग महाराष्ट्र में, 15% भाग मध्य प्रदेश में और शेष 6% भाग गुजरात में पड़ता है। इसके अपवाह क्षेत्र का 79% भाग महाराष्ट्र में, 15% भाग मध्य प्रदेश में और शेष 6% भाग गुजरात में पड़ता है। इसके अपवाह क्षेत्र का 79% भाग महाराष्ट्र में, 15% भाग मध्य प्रदेश में और शेष 6% भाग गुजरात में पड़ता है। इसके अपवाह क्षेत्र का 79% भाग महाराष्ट्र में, 15% भाग मध्य प्रदेश में और शेष 6% भाग गुजरात में पड़ता है। अरावली लूनी नदी, लूनी नदी, लूनी नदी, लूनी नदी, लूनी नदी। अरावली के पश्चिम में लूनी राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। अरावली के पश्चिम में लूनी राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। अरावली के पश्चिम में लूनी राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। अरावली के पश्चिम में लूनी राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। अरावली के पश्चिम में लूनी राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। यह पुष्कर के समीप दो धाराओं सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है, जो गोविंदगंज के निकट आपस में मिल जाती है। यह पुष्कर के समीप दो धाराओं सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है, जो गोविंदगंज के निकट आपस में मिल जाती है। यह पुष्कर के समीप दो धाराओं सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है, जो गोविंदगंज के निकट आपस में मिल जाती है। यह पुष्कर के समीप दो धाराओं के रूप में उत्पन्न होती है, जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है। यह पुष्कर के समीप दो धाराओं सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है, जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है। यहाँ से नदी अरावली पहाड़ियों से निकलती है और लूनी कहलाती है। यहाँ से यह नदी अरावली पहाड़ियों से निकलती है और लूनी कहलाती है। यहाँ से यह नदी अरावली पहाड़ियों से निकलती है और लूनी कहलाती है। यहाँ से यह नदी अरावली पहाड़ियों से निकलती है और लूनी कहलाती है। यहाँ से यह नदी अरावली पहाड़ियों से निकलती है और लूनी कहलाती है।
तलवाड़ा तक यह पश्चिम दिशा में बहती है, तत्पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा से में बहती हुई कच्छ के रन में जा मिलती है। तलवाड़ा तक यह पश्चिम दिशा में बहती है, तत्पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कच्छ के रन में जा मिलती है। तलवाड़ा तक यह पश्चिम दिशा में बहती है, तत्पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कच्छ के रन में जा मिलती है। तलवाड़ा तक यह पश्चिम दिशा में बहती है, तत्पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कच्छ के रन में जा मिलती है। तलवाड़ा तक यह पश्चिम दिशा में बहती है, तत्पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कच्छ के रन में जा मिलती है। यह संपूर्ण नदी तंत्र अल्पकालिक है, 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 यह संपूर्ण नदी तंत्र अल्पकालिक है। पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ, 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 पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ। अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों का जलमार्ग छोटा है, अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों का जलमार्ग छोटा है, अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों का जलमार्ग छोटा है, अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों का जलमार्ग छोटा है, अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों का जलमार्ग छोटा है। इनका मार्ग छोटा क्यों है? गुजरात की छोटी नदियों को ढूंढे। इनका मार्ग छोटा क्यों है? गुजरात की छोटी नदियों को ढूंढे। इनका मार्ग छोटा क्यों है? गुजरात की छोटी नदियों को ढूंढे। शत्रुनिजी एक ऐसी ही नदी है जो अमरावती जिले में डलकाहवा से निकलती है। शत्रुनिजी एक ऐसी ही नदी है जो अमरावती जिले में डलकाहवा से निकलती है। शत्रुजी एक ऐसी ही नदी है जो शत्रुनिजी एक ऐसी नदी है जो अमरावती जिले में डलकाहवा से निकलती है। शत्रुनिजी एक ऐसी ही नदी है जो अमरावती जिले में डलकाहवा से निकलती है। शत्रुनिजी एक ऐसी नदी है जो अमरावती जिले में डलकाहवा से निकलती है। शत्रुनिजी एक ऐसी नदी है जो अमरावती जिले में डलकाहवा से निकलती है। शत्रुनिजी एक ऐसी नदी है जो अमरावती जिले में डलकाहवा से निकलती है। शत्रुनिजी एक ऐसी नदी है जो अमरावती जिले में डलकाहवा से निकलती है। शत्रुनिजी एक ऐसी नदी है जो अमरावती जिले में डलकाहवा से निकलती है। भद्रा नदी राजकोट जिले के अनियाली गांव के निकट से निकलती है। भद्रा नदी राजकोट जिले के अनियाली गांव के निकट से निकलती है। भद्रा नदी राजकोट जिले के अनियाली गांव के निकट से निकलती है। भद्रा नदी राजकोट जिले के अनियाली गांव के निकट से निकलती है। भद्रा नदी राजकोट जिले के अनियाली गांव के निकट से निकलती है। भद्रा नदी राजकोट जिले के अनियाली गांव के निकट से निकलती है। भद्रा नदी राजकोट जिले के अनियाली गांव के निकट से निकलती है। भद्रा नदी राजकोट जिले के अनियाली गांव के निकट से निकलती है। ढाढर नदी पंचमहल जिले के घंटार गांव से निकलती है। ढाढर नदी पंचमहल जिले के घंटार गांव से निकलती है। ढाढर नदी पंचमहल जिले के घंटार गांव से निकलती है। ढाढर नदी पंचमहल जिले के घंटार गांव से निकलती है। ढाढर नदी पंचमहल जिले के घंटार गांव से निकलती है। ढाढर नदी पंचमहल जिले के घंटार गांव से निकलती है। ढाढर नदी पंचमहल जिले के घंटार गांव से निकलती है। ढाढर नदी पंचमहल जिले के घंटार गांव से निकलती है। साबरमती और माही गुजरात की दो प्रसिद्ध नदियां हैं। साबरमती और माही गुजरात की दो प्रसिद्ध नदियां। साबरमती और माही गुजरात की दो प्रसिद्ध नदियां। साबरमती और माही गुजरात की दो प्रसिद्ध नदियां हैं। साबरमती और माही गुजरात की दो प्रसिद्ध नदियां। साबरमती और माही गुजरात की दो प्रसिद्ध नदियां हैं। साबरमती और माही गुजरात की दो प्रसिद्ध नदियां। साबरमती और माही गुजरात की दो प्रसिद्ध नदियां। साबरमती और माही गुजरात की दो प्रसिद्ध नदियां। साबरमती और माही गुजरात की दो प्रसिद्ध नदियां हैं। इन नदियों के संगम स्थल को ढूंढिए। महाराष्ट्र के पश्चिम की ओर बहने वाली कुछ नदियों का भी नाम पता लगाइए। इन नदियों के संगम स्थल ढूंढिए। महाराष्ट्र के पश्चिम की ओर बहने वाली कुछ नदियों का नाम पता लगाइए। नासिक जिले के त्रिम्बक पहाड़ियों से 6,700 मीटर की ऊंचाई पर वैतरणा नदी निकलती है। नासिक जिले के त्रिम्बक पहाड़ियों पर 607 मीटर की ऊंचाई पर वैतरणा नदी निकलती है। नासिक जिले के त्रिम्बक पहाड़ियों में 607 मीटर की ऊंचाई पर वैतरणा नदी निकलती है। नासिक जिले के त्रिम्बक पहाड़ियों में 607 मीटर की ऊंचाई पर वैतरणा नदी निकलती है। नासिक जिले के त्रिम्बक पहाड़ियों में 607 मीटर की ऊंचाई पर वैतरणा नदी निकलती है। नासिक जिले के त्रिम्बक पहाड़ियों में 607 मीटर की ऊंचाई पर वैतरणा नदी निकलती है। नासिक जिले में त्रिम्बक पहाड़ियों पर में 607 मीटर की ऊंचाई पर वैतरणा नदी निकलती है। कालिंदी नदी बेलगांव जिले से निकलकर करवाड़ की खाड़ी में गिरती है। कालिंदी नदी बेलगांव जिले से निकलकर करवाड़ की खाड़ी में गिरती है। कालिंदी नदी बेलगांव जिले से निकलकर करवाड़ की खाड़ी में गिरती है। कालिंदी नदी बेलगांव जिले से निकलकर करवाड़ की खाड़ी में गिरती है। कालिंदी नदी बेलगांव जिले से निकलकर करवाड़ की खाड़ी में गिरती है। कालिंदी नदी बेलगांव जिले से निकलकर करवाड़ की खाड़ी में गिरती है। कालिंदी नदी बेलगांव जिले से निकलकर करवाड़ की खाड़ी में गिरती है। बेदती नदी हुबली धारवाड़ से निकलती है और 161 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती है। बेदती नदी हुबली धारवाड़ से निकलती है और 161 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती है। बेदती नदी हुबली धारवाड़ से निकलती है और 161 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती है। बेदती नदी हुबली धारवाड़ से निकलती है 161 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती है। बेदती नदी हुबली धारवाड़ से निकलती है 161 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती है। शरावती पश्चिम की ओर बहने वाली कर्नाटक की एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है। शरावती पश्चिम की ओर बहने वाली कर्नाटक की एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है। शरावती पश्चिम की ओर बहने वाली कर्नाटक की एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है। शरावती पश्चिम की ओर बहने वाली कर्नाटक की एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है। शरावती पश्चिम की ओर बहने वाली कर्नाटक की एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है। शरावती कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है और इसका जलग्रहण क्षेत्र 2209 वर्ग किलोमीटर है। शरावती
कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है और इसका जलग्रहण क्षेत्र 2209 वर्ग किलोमीटर है। शरावती कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है और इसका जलग्रहण क्षेत्र 2209 वर्ग किलोमीटर है। शरावती कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है और इसका जलग्रहण क्षेत्र 2209 वर्ग किलोमीटर है। शरावती कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है और इसका जलग्रहण क्षेत्र 2209 वर्ग किलोमीटर है। शरावती कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है और इसका जलग्रहण क्षेत्र 2209 वर्ग किलोमीटर है। शरावती कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है और इसका जलग्रहण क्षेत्र 2209 वर्ग किलोमीटर है। उस नदी का नाम बताइए जिस पर गरुस्पा अवलिक जोग जलप्रपात है। उस नदी का नाम बताइए जिस पर बात करें जिस पर गरुस्पा अवलिक जोग जलप्रपात है। गोवा में दो महत्वपूर्ण नदियां हैं जिनका यहाँ उल्लेख किया जा सकता है। एक का नाम है मांडवी और दूसरी जुआरी है। गोवा में दो महत्वपूर्ण नदियां हैं जिनका यहाँ उल्लेख किया जा सकता है। एक का नाम मांडवी और दूसरी जुआरी है। गोवा में दो महत्वपूर्ण नदियां हैं जिनका यहाँ उल्लेख किया जा सकता है। एक का नाम मांडवी है और दूसरा जुआरी है। गोवा में दो महत्वपूर्ण नदियां जिनका यहाँ उल्लेख किया जा सकता है। एक का नाम मांडवी है, दूसरा जुआरी है। गोवा में दो महत्वपूर्ण नदियां जिनका यहाँ उल्लेख किया जा सकता है। एक का नाम मांडवी है, दूसरा का जुआरी है। गोवा में दो महत्वपूर्ण नदियां जिनका यहाँ उल्लेख किया जा सकता है। एक का नाम मांडवी और दूसरी जुआरी है। केरल की तटरेखा छोटी है। केरल की सबसे बड़ी नदी भरतपुझा अन्नामलई पहाड़ियों से निकलती है। केरल की तटरेखा छोटी है। केरल की सबसे बड़ी नदी भरतपुझा अन्नामलई पहाड़ियों से निकलती है। केरल की तटरेखा छोटी है। केरल की तटरेखा छोटी है। केरल की तटरेखा छोटी है। केरल की सबसे बड़ी नदी भरतपुझा अन्नामलई पहाड़ियों से निकलती है। केरल की सबसे बड़ी नदी भरतपुझा अन्नामलई पहाड़ियों से निकलती है। केरल की सबसे बड़ी नदी भरतपुझा अन्नामलई की पहाड़ियों से निकलती है। केरल की सबसे बड़ी नदी भरतपुझा अन्नामलई पहाड़ियों से निकलती है। केरल की सबसे बड़ी नदी भरतपुझा अन्नामलई पहाड़ियों से निकलती है। केरल की सबसे बड़ी नदी भरतपुझा अन्नामलई पहाड़ियों से निकलती है। केरल की सबसे बड़ी नदी भरतपुझा अन्नामलई पहाड़ियों से निकलती है। केरल की सबसे बड़ी नदी भरतपुझा अन्नामलई पहाड़ियों से निकलती है। इसे पेनानी के नाम से भी जाना जाता है। इसे पेनानी के नाम से भी जाना जाता है। इसे पेनानी पोनानी के नाम से भी जाना जाता है। इसे पोनानी के नाम से भी जाना जाता है। इसे पोनानी के नाम से भी जाना जाता है। इसे पोनानी के नाम से भी जाना जाता है। इसे पोनानी के नाम से भी जाना जाता है। इसे पोनानी के नाम से भी जाना जाता है। यह लगभग 5397 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। यह लगभग 5397 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। यह लगभग 5397 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। इसके जलग्रहण क्षेत्र की तुलना कर्नाटक के शरावती नदी के जलग्रहण क्षेत्र से कीजिए। इसके जलग्रहण क्षेत्र की तुलना कर्नाटक के शरावती नदी जलग्रहण क्षेत्र से कीजिए। 2209 वर्ग किलोमीटर 5397 किलो वर्ग किलोमीटर 2209 किलोमीटर 5397 किलोमीटर। पेरियार केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। 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 इसका जलग्रहण क्षेत्र लगभग 5243 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका जलग्रहण क्षेत्र लगभग 5243 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका जलग्रहण क्षेत्र लगभग 5243 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका जलग्रहण क्षेत्र लगभग 5243 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका जलग्रहण क्षेत्र लगभग 5243 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आप देख सकते हैं कि यस्थापूझा और पेरियार नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में बहुत कम अंतर है। आप देख सकते हैं कि यस्थापूझा और पेरियार नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में बहुत कम अंतर है। आप देख सकते हैं कि यस्थापूझा और पेरियार नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में बहुत कम अंतर है। आप देख सकते हैं कि भरतपुझा और पेरियार नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में बहुत कम अंतर है। आप देख सकते हैं कि भरतपुझा और पेरियार नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में बहुत कम अंतर है। आप देख सकते हैं कि भरतपुझा और पेरियार नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में बहुत कम अंतर है। 5397 5243 वर्ग किलोमीटर। भरतपुझा 5397 वर्ग किलोमीटर। पेरियार 5243 वर्ग किलोमीटर। भरतपुझा 5397 वर्ग किलोमीटर। पेरियार 5243 वर्ग किलोमीटर। केरल की अन्य उल्लेखनीय नदी पंबा है जो उत्तरी केरल में 177 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती हुई वेमनाड झील में जा गिरती है। केरल की एक अन्य उल्लेखनीय नदी पंबा है जो उत्तरी केरल में 177 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती हुई वेमनाड झील में जा गिरती है। केरल की अन्य उल्लेखनीय नदी पंबा है जो उत्तरी केरल में 177 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती हुई वेमनाड झील में जा गिरती है। केरल की अन्य उल्लेखनीय नदी पंबा है जो उत्तरी केरल में 177 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती हुई वेमनाड झील में जा गिरती है। केरल की अन्य उल्लेखनीय नदी पंबा है जो उत्तरी केरल में 170 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती हुई वेमनाड झील में जा गिरती है। केरल की अन्य उल्लेखनीय नदी पंबा है जो उत्तरी केरल में 177 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती हुई वेमनाड झील में जा गिरती है। केरल की अन्य उल्लेखनीय नदी पंबा है जो उत्तरी केरल में 170 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती हुई वेमनाड झील में जा गिरती है। केरल की अन्य उल्लेखनीय नदी पंबा है जो उत्तरी केरल में 177 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती हुई वेमनाड झील में जा गिरती है। पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियों के तुलनात्मक महत्व की व्याख्या कर सकते हैं। पश्चिम तटीय क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ भद्रा, शत्रुंजयी, साबरमती, माही, ढांढर, नर्मदा, तापी, वैतरणी, मांडवी, जुआरी, शरावती, कालिंदी, बेदती, भरतपुझा, पोनानी। केरल का लार्जेस्ट पेरियार पंबा। पश्चिम तटीय क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ भद्रा, शत्रुंजयी, साबरमती, माही, ढांढर, नर्मदा, तापी, वैतरणी, मांडवी, जुआरी, शरावती, कालिंदी, बेदती, भरतपुझा, पेरियार पंबा। पश्चिम तटीय क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ भद्रा, शत्रुंजयी, साबरमती, माही, ढांढर, नर्मदा, तापी, वैतरणी,
मांडवी, ज्वारी, शरावती, कालिंदी, बेदती, भरतपुझा, पेरियार, पंबा, भद्रा, शत्रुनिजी, साबरमती, माही, ढांढर, नर्मदा, तापी, वेतरना, मांडवी, ज्वारी, शरावती, कालिंदी, बेदती, भरतपुझा, पुनानी, पेरियार, पंबा, भद्रा, शत्रुनिजी, साबरमती, माही, ढांढर, नर्मदा, तापी, वेतरना, मांडवी, ज्वारी, शरावती, कालिंदी, बेदती, भरतपुझा, पुनानी, पेरियार, पंबा, भद्रा, शत्रुनिजी, साबरमती, माही, ढांढर, नर्मदा, तापी, वेतरना, मांडवी, ज्वारी, शरावती, कालिंदी, बेदती, भरतपुझा, पेरियार, पंबा, भद्रा, शत्रुनिजी, साबरमती, माही, ढांढर, नर्मदा, तापी, वेतरना, मांडवी, ज्वारी, शरावती, कालिंदी, बेदती, भरतपुझा, पोननी, पेरियार, पंबा, भद्रा, शत्रुनिजी, साबरमती, माही, ढांढर, नर्मदा, तापी, वेतरना, मांडवी, ज्वारी, शरावती, कालिंदी, बेदती, भरतपुझा, पुनानी, पेरियार, पंबा, भद्रा, शत्रुनिजी, साबरमती, माही, ढांढर, नर्मदा, तापी, वेतरना, मांडवी, ज्वारी, शरावती, कालिंदी, बेदती, भरतपुझा, पुननी, पेरियार, पंबा, भद्रा, शत्रुनिजी, साबरमती, माही, ढांढर, नर्मदा, तापी, वेतरना, मांडवी, ज्वारी, शरावती, कालिंदी, बेदती, भरतपुझा, पुननी, पेरियार, पंबा। पूर्व की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ। 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 प्रायद्वीप में बहुत बड़ी संख्या में नदियाँ अपनी सहायक नदियों के साथ पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। प्रायद्वीप में बहुत बड़ी संख्या में नदियाँ अपनी सहायक नदियों के साथ पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। प्रायद्वीप में बहुत बड़ी संख्या में नदियाँ अपनी सहायक नदियों के साथ पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। क्या इनमें से कुछ का नाम आप बता सकते हैं? कुछ छोटी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। कुछ छोटी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। छोटी होने के बावजूद इन नदियों का अपना महत्व है। छोटी होने के बावजूद इन नदियों का अपना महत्व है। स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, वंशधारा, पेन्नर, पलार और वैगई महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, वंशधारा, पेन्नर, पलार और वैगई महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, वंशधारा, पेन्नर, पलार और वैगई महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, वंशधारा, पेन्नर, पलार और वैगई महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, वंशधारा, पेन्नर, पलार और वैगई महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, वंशधारा, पेन्नर, पलार और वैगई महत्वपूर्ण नदियाँ। स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, वंशधारा, पेन्नर, पलार और वैगई महत्वपूर्ण नदियाँ। स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, वंशधारा, पेन्नर, पलार और वैगई महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, वंशधारा, पेन्नर, पलार और वैगई महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। लंबाई के आधार पर गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी। गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी। गोदावरी 1600 किलोमीटर, कृष्णा 1400 किलोमीटर, महानदी 800 किलोमीटर, कावेरी 760 किलोमीटर। गोदावरी 1600 किलोमीटर, कृष्णा 1400 किलोमीटर, महानदी 800 किलोमीटर, कावेरी 760 किलोमीटर। गोदावरी 1600 किलोमीटर, कृष्णा 1400 किलोमीटर, महानदी 800 किलोमीटर, कावेरी 760 किलोमीटर। गोदावरी 1600 किलोमीटर, कृष्णा 1400 किलोमीटर, महानदी 800 किलोमीटर, कावेरी 760 किलोमीटर। गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी। गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी। गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी। नदी बहाव प्रवृत्ति। 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 क्या आप जानते हैं कि नदी में बहने वाले जल की मात्रा सारा साल एक समान नहीं रहती? इसमें ऋतुओं के अनुसार बदलाव आता रहता है। क्या आप जानते हैं कि नदी में बहने वाले जल की मात्रा सारे साल एक समान नहीं रहती? इसमें ऋतुओं के अनुसार बदलाव आता रहता है। किस ऋतु में आप गंगा व कावेरी नदियों में सर्वाधिक प्रवाह की अपेक्षा कर सकते हैं? किस ऋतु में आप गंगा व कावेरी नदियों में सर्वाधिक प्रवाह की अपेक्षा कर सकते हैं? एक नदी के चैनल में वर्ष पर्यंत जल प्रवाह के प्रारूप को नदी बहाव प्रवृत्ति, रिवर रिजीम कहा जाता है। एक नदी के चैनल में वर्ष पर्यंत जल प्रवाह के प्रारूप को नदी बहाव प्रवृत्ति, रिवर रिजीम कहा जाता है। एक नदी के चैनल में वर्ष पर्यंत जल प्रवाह के प्रारूप को नदी बहाव प्रवृत्ति, रिवर रिजीम कहा जाता है। उत्तर भारत के हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बारहमासी है, क्योंकि ये अपना जल बर्फ पिघलने तथा वर्षा होने से प्राप्त करती है। उत्तर भारत के हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बारहमासी है, क्योंकि ये अपना जल बर्फ पिघलने तथा वर्षा होने से प्राप्त करती है। उत्तर भारत के हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बारहमासी है, क्योंकि ये अपना जल बर्फ पिघलने तथा वर्षा होने से प्राप्त करती है। दक्षिण भारत की नदियाँ हिमनदों से नहीं निकलती, जिसके बावजूद इनके बहाव प्रवृत्ति में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। दक्षिण भारत की नदियाँ हिमनदों से नहीं निकलती, जिससे इनके बहाव प्रवृत्ति में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। इनका बहाव मानसून ऋतु में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस प्रकार दक्षिण भारत की नदियों में के बहाव की प्रवृत्ति वर्षा द्वारा नियंत्रित होती है, जो प्रायद्वीपीय पठार के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होती है। इस प्रकार दक्षिण भारत की नदियों के बहाव की प्रवृत्ति वर्षा द्वारा नियंत्रित होती है, जो प्रायद्वीपीय पठार के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होती है। जल विसर्जन डिस्चार्ज। नदी में समयानुसार जल प्रवाह के आयतन का माप है। जल विसर्जन डिस्चार्ज। नदी में समयानुसार जल प्रवाह के आयतन का माप है। जल विसर्जन डिस्चार्ज। नदी में समयानुसार जल प्रवाह के आयतन का माप है। जल विसर्जन डिस्चार्ज नदी में समयानुसार जल प्रवाह के आयतन का माप है। इसमें क्यूसेक क्यूबिक फुट प्रति सेकंड या क्यूस्मैक क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है। इसे क्यूसेक्स क्यूबिक फुट प्रति सेकंड या क्यूस्मैक क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है। इसे क्यूसेक्स क्यूबिक फुट प्रति सेकंड या क्यूस्मैक्स क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है। इसे क्यूसेक क्यूबिक फुट प्रति सेकंड या क्यूमैक्स क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है।
गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह जनवरी से जून की अवधि के दौरान होता है। गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह जनवरी से जून की अवधि के दौरान होता है। गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह जनवरी से जून की अवधि के दौरान होता है। अधिकतम प्रवाह अगस्त या सितंबर में प्राप्त होता है। अधिकतम प्रवाह अगस्त या सितंबर में प्राप्त होता है। अधिकतम प्रवाह अगस्त या सितंबर में प्राप्त होता है। सितंबर के बाद प्रवाह में लगातार कमी होती चली जाती है। सितंबर के बाद प्रवाह में लगातार कमी होती चली जाती है। सितंबर के बाद प्रवाह में लगातार कमी होती चली जाती है। इस प्रकार इस नदी की वर्षा ऋतु में जल प्रवाह की प्रवृत्ति मानसूनी होती है। इस प्रकार इस नदी की वर्षा ऋतु में जल प्रवाह की प्रवृत्ति मानसूनी होती है। इस प्रकार इस नदी की वर्षा ऋतु में जल प्रवाह की प्रवृत्ति मानसूनी होती है। गंगा द्रोणी के पूर्वी व पश्चिमी भागों के जल बहाव प्रवृत्ति में चौंकाने वाले अंतर नजर आते हैं। गंगा द्रोणी के पूर्वी व पश्चिमी भागों की जल बहाव प्रवृत्ति में चौंकाने वाले अंतर नजर आते हैं। गंगा द्रोणी के पूर्वी व पश्चिमी भागों की जल बहाव प्रवृत्ति में चौंकाने वाले अंतर नजर आते हैं। बर्फ पिघलने के कारण गंगा नदी का प्रवाह मानसून आने से पहले काफ़ी बड़ा होता है। बर्फ पिघलने के कारण गंगा नदी का प्रवाह मानसून आने से पहले भी काफ़ी बड़ा होता है। बर्फ पिघलने के कारण गंगा नदी का प्रवाह मानसून आने से पहले भी काफ़ी बड़ा होता है। फरक्का में गंगा नदी का औसत अधिकतम जल प्रवाह लगभग 55,000 क्यूसेक है, जबकि न्यूनतम औसत केवल 1300 क्यूसेक है। फरक्का में गंगा नदी का औसत अधिकतम जल प्रवाह लगभग 55,000 क्यूसेक है, जबकि न्यूनतम औसत केवल 1300 क्यूसेक है। फरक्का में गंगा नदी का औसत अधिकतम जल प्रवाह लगभग 55,000 क्यूसेक है, जबकि न्यूनतम औसत केवल 1300 क्यूसेक है। जल प्रवाह में इतने अधिक अंतर के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? जल प्रवाह में इतने अधिक अंतर के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? प्रायद्वीप की दो नदियों की प्रवाह प्रवृत्ति हिमालय की नदियों की तुलना में रोचक अंतर प्रस्तुत करती है। प्रायद्वीप की दो नदियों की प्रवाह प्रवृत्ति हिमालय की नदियों की तुलना में रोचक अंतर प्रस्तुत करती है। नर्मदा नदी में जल विसर्जन का स्तर जनवरी से जुलाई माह तक बहुत कम रहता है, लेकिन अगस्त में इस नदी का जल प्रवाह अधिकतम हो जाता है, तो यह अचानक उफान पर आ जाती है। नर्मदा नदी में जल विसर्जन का स्तर जनवरी से जुलाई माह तक बहुत कम होता है, लेकिन अगस्त में इस नदी का जल प्रवाह अधिकतम हो जाता है, तो यह अचानक उफान पर आ जाती है। नर्मदा नदी में जल विसर्जन का स्तर जनवरी से जुलाई माह तक बहुत कम रहता है, लेकिन अगस्त में इस नदी का जल प्रवाह अधिकतम हो जाता है, तो यह अचानक उफान पर आ जाती है। अक्टूबर महीने में बहाव की गिरावट उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना अगस्त में उफान। अक्टूबर महीने में बहाव की गिरावट उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना अगस्त में उफान। अक्टूबर महीने में बहाव की गिरावट उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना अगस्त में उफान। गरुड़ेश्वर में दर्ज इस नदी के बहाव के आंकड़े बताते हैं कि अधिकतम बहाव 2300 क्यूसेक्स तथा न्यूनतम बहाव 15 क्यूसेक्स है। गरुड़ेश्वर में दर्ज इस नदी के बहाव के आंकड़े बताते हैं कि अधिकतम बहाव 2300 क्यूसेक्स तथा न्यूनतम बहाव 15 क्यूसेक्स है। गोदावरी में न्यूनतम प्रवाह मई और अधिकतम प्रवाह जुलाई अगस्त में होती है। गोदावरी में न्यूनतम प्रवाह मई में और अधिकतम प्रवाह जुलाई अगस्त में होती है। गोदावरी में न्यूनतम प्रवाह मई में और अधिकतम प्रवाह जुलाई अगस्त में होती है। अगस्त माह के पश्चात इनके प्रवाह में भारी कमी आती है, लेकिन फिर भी अक्टूबर और नवंबर में प्रवाह का आयतन जनवरी से मई तक किसी भी माह की तुलना में अधिक रहता है। अगस्त माह के पश्चात इनके प्रवाह में भारी कमी आती है, लेकिन फिर भी अक्टूबर और नवंबर में प्रवाह का आयतन जनवरी से मई तक किसी भी माह की तुलना में अधिक रहता है। पोलावरम में गोदावरी नदी का औसत अधिकतम उत्सर्जन 3200 क्यूसेक और न्यूनतम औसत केवल 50 क्यूसेक होता है। पोलावरम में गोदावरी नदी का औसत अधिकतम विसर्जन 3200 क्यूसेक और न्यूनतम औसत केवल 50 क्यूसेक होता है। पोलावरम में गोदावरी नदी का औसत अधिकतम विसर्जन 3200 क्यूसेक्स और न्यूनतम औसत केवल 50 क्यूसेक्स होता है। ये आंकड़े नदी की प्रवाह प्रवृत्ति की जानकारी देते हैं। हिमालय व प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना। हिमालयी व प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना। उद्गम स्थल। हिम नदियों हिमालयी नदी प्रायद्वीपीय नदी। हिम नदियों से ढके हिमालय पर्वत, प्रायद्वीपीय पठार व मध्य उच्चभूमि। हिम नदियों से ढके हिमालय पर्वत, प्रायद्वीपीय पठार व मध्य उच्चभूमि। हिम नदियों से ढके हिमालय पर्वत, प्रायद्वीपीय पठार व मध्य उच्चभूमि। हिम नदियों से ढके हिमालय पर्वत, प्रायद्वीपीय पठार व मध्य उच्चभूमि। हिम नदियों से ढके हिमालय पर्वत, प्रायद्वीपीय पठार व मध्य उच्चभूमि। बारहमासी हिमनद व वर्षा से जल प्राप्ति मौसमी मानसून वर्षा पर निर्भर। बारहमासी हिमनद व वर्षा से जल प्राप्ति मौसमी मानसून वर्षा पर निर्भर। बारहमासी हिमनद व वर्षा से जल प्राप्ति मौसमी मानसून वर्षा पर निर्भर। बारहमासी हिमनद व वर्षा से जल प्राप्ति मौसमी मानसून वर्षा पर निर्भर। बारहमासी हिमनद व वर्षा से जल प्राप्ति मौसमी मानसून वर्षा पर निर्भर। पूर्ववर्ती व अनुवर्ती मैदानी भाग में वृक्षाकार प्रारूप अध्यारोपित पुनर्वर्णित नदियाँ अरीय व आयताकार प्रारूप बनाती है। पूर्ववर्ती व अनुवर्ती मैदानी भाग में वृक्षाकार प्रारूप अध्यारोपित पुनर्विनित नदियाँ अरीय व आयताकार प्रारूप बनाती है। पूर्ववर्ती व अनुवर्ती मैदान भाग में वृक्षाकार प्रारूप अध्यारोपित पुनर्विनित नदियाँ अरीय व आयताकार प्रारूप बनाती है। पूर्ववर्ती व अनुवर्ती मैदानी भाग में वृक्षाकार प्रारूप अध्यारोपित पुनर्विनित नदियाँ अरीय व आयताकार प्रारूप बनाती है। पूर्ववर्ती व अनुवर्ती मैदानी भाग में वृक्षाकार प्रारूप अध्यारोपित पुनर्विनित नदियाँ अरीय व आयताकार प्रारूप बनाती है। नदी की प्रकृति। लंबा मार्ग
उबड़ खाबड़ पर्वतों से गुजरती नदियाँ, अभिशीर्ष अपर्दन व नदी अपहरण, मैदान में जल मार्ग बदलना तथा विसर्ग बनाना, सुसमयोजित घाटियों के साथ छोटे निश्चित मार्ग। लंबा मार्ग उबड़ खाबड़ पर्वतों से गुजरती नदियाँ, अभिशीर्ष अपर्दन व नदी अपहरण, मैदान में जल मार्ग बदलना तथा विसर्ग बनाना, सुसमायोजित घाटियों के साथ छोटे निश्चित मार्ग। लंबा मार्ग उबड़ खाबड़ पर्वतों से गुजरती नदियाँ, अभिशीर्ष अपर्दन व नदी अपहरण, मैदानों में जलमार्ग बदलना तथा विसर्ग बनाना, सुसमायोजित घाटियों के साथ छोटे निश्चित मार्ग। जलग्रहण क्षेत्र बहुत बड़ी द्रोणी अपेक्षाकृत छोटी द्रोणी, 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 जलग्रहण क्षेत्र बहुत बड़ी द्रोणी अपेक्षाकृत छोटी द्रोणी। नदी की आयु, युवा, क्रियाशील व घाटियों का गहरा करना, पर्वणित परिच्छेदिका वाली प्रौढ़ नदियाँ जो अपने आधार तल जा पहुँचती है। नदी की आयु, युवा, क्रियाशील व घाटियों को गहरा करना, पर्वणित परिच्छेदिका वाली प्रौढ़ नदियाँ जो अपने आधार तल जा पहुँची है। नदी की आयु, युवा, क्रियाशील व घाटियों को गहरा करना, पर्वणित परिच्छेदिका वाली प्रौढ़ नदियाँ जो अपने आधार तल तक जा पहुँची है। नदी की आयु, युवा, क्रियाशील व घाटियों को गहरा करना, पर्वणित परिच्छेदिका वाली प्रौढ़ नदियाँ जो अपने आधार तल तक जा पहुँची है। नदी की आयु, युवा, क्रियाशील व घाटियों को गहरा करना, पर्वणित परिच्छेदिका वाली प्रौढ़ नदियाँ जो अपने आधार तल तक जा पहुँची है। युवा, क्रियाशील व घाटियों को गहरा करना, पर्वणित परिच्छेदिका वाली प्रौढ़ नदियाँ जो अपने आधार तल तक जा पहुँची है। नदी जल उपयोग की सीमा, नदी जल उपयोग की सीमा, नदी जल उपयोग की सीमा, नदी जल उपयोग की सीमा। भारत की नदियाँ प्रतिवर्ष जल की विशाल मात्रा का वहन करती है, लेकिन समय व स्थान की दृष्टि से इसका वितरण समान नहीं है। भारत की नदियाँ प्रतिवर्ष जल की विशाल मात्रा का वहन करती है, लेकिन समय व स्थान की दृष्टि से इसका वितरण समान नहीं है। बारहमासी नदियाँ वर्ष भर जल का वहन करती है, परंतु अनित्यवाही नदियों में शुष्क ऋतु में बहुत कम जल होता है। बारहमासी नदियाँ वर्ष भर जल का वहन करती है, परंतु अनित्यवाही नदियों में शुष्क ऋतु में बहुत कम जल होता है। वर्षा ऋतु में अधिकांश जल बाढ़ में व्यर्थ हो जाता है और समुद्र में बह जाता है। वर्षा ऋतु में अधिकांश जल बाढ़ में व्यर्थ हो जाता है और समुद्र में बह जाता है। इस प्रकार जब देश का एक भाग बाढ़ होती है तो दूसरा सूखाग्रस्त होता है। इस प्रकार जब देश का एक भाग में बाढ़ होती है तो दूसरा सूखाग्रस्त होता है। ऐसा क्यों होता है? क्या यह जल उपलब्धता की समस्या है या इसके प्रबंधन की? ऐसा क्यों होता है? क्या यह जल उपलब्धता की समस्या है या इसके प्रबंधन की? क्या आप देश में एक साथ आने वाली बाढ़ और सूखे की समस्या को कम करने के उपाय को सुझा सकते हैं? क्या आप देश में आने वाली एक बाढ़ और सूखे की समस्या को कम करने के उपाय सुझा सकते हैं? क्या एक द्रोणी की जल आधिक्य को जल की कमी वाली द्रोणियों में स्थानांतरित करके समस्या को समाप्त अथवा कम किया जा सकता है? क्या एक द्रोणी के जल आधिक्य को जल की कमी वाली द्रोणियों में स्थानांतरित करके समस्या को समाप्त अथवा कम किया जा सकता है? क्या हमारे देश में नदियों के द्रोणियों को जोड़ने संबंधी कोई योजना बनाई गई है? क्या हमारे देश में नदियों को द्रोणियों को जोड़ने संबंधी कोई योजना बनाई गई है? क्या आपने समाचार पत्रों में नदियों को आपस में जोड़ने के बारे में पढ़ा है? क्या आपने समाचार पत्रों में नदियों को आपस में जोड़ने के बारे में पढ़ा है? क्या आप समझते हैं कि मात्र नहर बनाकर गंगा नदी का पानी प्रायद्वीपीय नदियों में स्थानांतरित किया जा सकता है? क्या आप समझते हैं कि मात्र नहर बनाकर गंगा नदी का पानी प्रायद्वीपीय नदियों में स्थानांतरित किया जा सकता है? मुख्य समस्या क्या है? पेरियार दिक परिवर्तन योजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, कुरनूल कुडप्पा नहर, व्यास सतलुज लिंक नहर, गंगा कावेरी लिंक नहर। इस पुस्तक के दूसरे अध्याय को देखें और धरातल के ऊबड़ खाबड़ होने से उत्पन्न कठिनाइयों को जानें। मैदानी क्षेत्र से पठारी क्षेत्र में जल कैसे उठाया जा सकता है? मैदानी क्षेत्रों से पठारी क्षेत्रों में जल कैसे उठाया जा सकता है? क्या उत्तर भारत की नदियों में पर्याप्त जल अधिक है जिसे स्थायी तौर पर स्थानांतरित किया जा सकता है? क्या उत्तर भारत की नदियों में पर्याप्त जल अधिक है जिसे स्थायी तौर पर स्थानांतरित किया जा सकता है? इस पूरे मुद्दे पर वाद विवाद का आयोजन करें और एक लेख तैयार करें। नदी जल उपयोग से संबंधित निम्नलिखित समस्याओं का आप किस प्रकार कर्म देते हैं? पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध न होना, नदी जल प्रदूषण, नदी में जलगाद, ऋतुवन जल का आसमान प्रवाह, राज्यों के बीच नदी जल विवाद, मुख्य धारा की और बस्तियों के विस्तारण के कारण नदी व्याख्याओं का सिकुड़ना। नदियाँ प्रदूषित क्यों है? क्या आपने शहरों के गंदे पानी को नदियों में गिरते देखा है? औद्योगिक कूड़ा करकट कहाँ डाला जाता है? बहुत से शमशान घाट नदी के किनारे और कई बार मृत शरीरों को नदियों में डाल दिया जाता है। कुछ त्योहारों पर फूलों और मूर्तियों को नदियों में डुबो दिया जाता है। बड़े पैमाने पर स्नान व कपड़े धोना भी नदी जल को प्रदूषित करता है। बड़े पैमाने पर स्नान व कपड़े धोना भी नदी जल को प्रदूषित करता है। नदियों को प्रदूषण मुक्त कैसे किया जा सकता है? नदियों को प्रदूषण मुक्त कैसे किया जा सकता है? क्या आपने गंगा एक्शन प्लान और दिल्ली में यमुना सफाई अभियान के विषय में पढ़ा है? क्या आपने गंगा एक्शन प्लान और दिल्ली में यमुना सफाई अभियान के विषय में पढ़ा है? नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु योजनाओं पर सामग्री एकत्र करें और इस सामग्री को एक लेख के रूप में व्यवस्थित करें। नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु योजनाओं पर सामग्री एकत्र करें व इस सामग्री को एक लेख के रूप में व्यवस्थित करें। परियोजना नदी और राज्य, परियोजना नदी और राज्य, परियोजना नदी और राज्य। भाखड़ा सतलुज हिमाचल प्रदेश, 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 भाखड़ा सतलुज हिमाचल प्रदेश। नांगल सतलुज पंजाब, नांगल सतलुज पंजाब, नांगल सतलुज पंजाब, नांगल सतलुज पंजाब, नांगल
सतलुज पंजाब नांगल, सतलुज पंजाब नांगल, सतलुज पंजाब नांगल, सतलुज पंजाब। हीराकुंड महानदी उड़ीसा, हीराकुंड महानदी उड़ीसा, हीराकुंड महानदी उड़ीसा, हीराकुंड महानदी उड़ीसा, हीराकुंड महानदी उड़ीसा। दामोदर घाटी, दामोदर वेस्ट बंगाल झारखंड, 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 दामोदर घाटी, दामोदर वेस्ट बंगाल झारखंड। नागार्जुन सागर कृष्णा तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, 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 नागार्जुन सागर कृष्णा तमिलनाडु आंध्र प्रदेश। इंदिरा गांधी नहर सतलुज प्लस ब्यास हरिके बैराज से राजस्थान, इंदिरा गांधी नहर सतलुज प्लस ब्यास हरिके बैराज से राजस्थान, इंदिरा गांधी नहर सतलुज प्लस ब्यास हरिके बैराज से राजस्थान, इंदिरा गांधी नहर सतलुज प्लस ब्यास हरिके बैराज से राजस्थान, इंदिरा गांधी नहर सतलुज प्लस ब्यास हरिके बैराज से राजस्थान, इंदिरा गांधी नहर सतलुज प्लस ब्यास हरिके बैराज से राजस्थान, इंदिरा गांधी नहर सतलुज प्लस ब्यास हरिके बैराज से राजस्थान, इंदिरा गांधी नहर सतलुज प्लस ब्यास हरिके बैराज से राजस्थान। भाखड़ा सतलुज हिमाचल प्रदेश, नांगल सतलुज पंजाब, हीराकुंड महानदी उड़ीसा, दामोदर घाटी, दामोदर वेस्ट बंगाल झारखंड, नागार्जुन सागर कृष्णा तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, इंदिरा गांधी नहर सतलुज प्लस ब्यास हरिके बैराज से राजस्थान। भाखड़ा सतलुज हिमाचल प्रदेश, नांगल सतलुज पंजाब, हीराकुंड महानदी उड़ीसा, दामोदर घाटी, दामोदर वेस्ट बंगाल झारखंड, नागार्जुन सागर कृष्णा तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, इंदिरा गांधी सागर सतलुज प्लस ब्यास हरिके बैराज से राजस्थान। भाखड़ा सतलुज हिमाचल प्रदेश, नांगल सतलुज पंजाब, हीराकुंड महानदी उड़ीसा, दामोदर घाटी, दामोदर वेस्ट बंगाल झारखंड, नागार्जुन सागर कृष्णा तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, इंदिरा गांधी नहर सतलुज प्लस ब्यास हरिके बैराज से राजस्थान। भाखड़ा सतलुज हिमाचल प्रदेश, नांगल सतलुज पंजाब, हीराकुंड महानदी उड़ीसा, दामोदर घाटी, दामोदर वेस्ट बंगाल झारखंड, नागार्जुन सागर कृष्णा तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, इंदिरा गांधी नहर सतलुज प्लस ब्यास हरिके बैराज से राजस्थान। भाखड़ा सतलुज हिमाचल प्रदेश, नांगल सतलुज पंजाब, हीराकुंड महानदी उड़ीसा, दामोदर घाटी, दामोदर वेस्ट बंगाल झारखंड, नागार्जुन सागर कृष्णा तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, इंदिरा गांधी नहर सतलुज प्लस ब्यास हरिके बैराज से। पूर्वी घाट की नदियाँ, 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 पूर्वी घाट की नदियाँ। स्वर्ण रेखा, बूढ़ा बलांग, वैतरणी, ब्रह्मणी, महानदी। 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 महानदी रसिकुल्या वंशधारा नागावली, शारदा गोदावरी। महानदी रसिकुल्या वंशधारा नागावली, नागवली, शारदा गोदावरी। महानदी रसिकुल्या वंशधारा 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 नागवली, शारदा गोदावरी। कृष्णा, कृष्णा गोदावरी, कृष्णा गोदावरी, कृष्णा गोदावरी, कृष्णा गोदावरी, कृष्णा। कृष्णा, पालेरू, मानेरू, पेनेरू, स्वर्णमुखी, अरनई, पोलार, पेनैयर, मणिमुक्ता, कावेरी। कृष्णा, पालेरू, मानेरू, पेनेरू, स्वर्णमुखी, अरनई, पलार, पेनैयर, मणिमुक्ता, कावेरी। कृष्णा, पालेरू, मानेरू, पेनेरू, स्वर्णमुखी, अरनई, पलार, पेनियार, मणिमुक्ता, कावेरी। कृष्णा, पालेरू, मानेरू, पेनेरू, स्वर्णमुखी, अरनई, पलार, पेनियार, मणिमुक्ता, कावेरी। कृष्णा, पालेरू, मानेरू, पेनेरू, स्वर्णमुखी, अरनई, पलार, पेनियार, मणिमुक्ता, कावेरी। कृष्णा, पालेरू, मानेरू, पेनेरू, स्वर्णमुखी, अरनई, पलार, पेनैयर, मणिमुक्ता, कावेरी। कृष्णा, पालेरू, मानेरू, पेनेरू, स्वर्णमुखी, अरनई, पलार, पेनैयर, मणिमुक्ता, कावेरी। कृष्णा, पालेरू, मानेरू, पेनैयरू, स्वर्णमुखी, अरनई, पलार, पेनैयर, मणिमुक्ता, कावेरी। कृष्णा, पालेरू, मानेरू, पेनेरू, स्वर्णमुखी, अरनई, पलार, पेनैयर, मणिमुक्ता, कावेरी। कृष्णा, पालेरू, मानेरू, पेनेरू, स्वर्णमुखी, अरनई, पलार, पेनैयर, मणिमुक्ता, कावेरी। कृष्णा, पालेरू, मानेरू, पेनेरू, स्वर्णमुखी, अरनई, पलार, पेनैयर, मणिमुक्ता, कावेरी। कावेरी, वलियार, मणिमुत्तर, वैगई, वैयप्पर, चित्तर। 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 कावेरी, वलियार, मणिमुत्तर, वैगई, वैयप्पर, चित्तर।
स्वर्णरेखा बुढ़ाबलांग बैतरणी ब्रह्मणी महानदी रसिकुल्या वंशधारा नागवली शारदा गोदावरी कृष्णा पालेरू मानेरू पेनेरू स्वर्णमुखी अर्नई पल्लार पेनैयर मणिमुक्ता कावेरी वलियार मणिमुत्तर वैगई वैयप्पर चित्तर। स्वर्णरेखा बुढ़ाबलांग बैतरणी ब्रह्मणी महानदी रसिकुल्या वंशधारा नागवली शारदा गोदावरी कृष्णा पालेरू मानेरू पेनीरू स्वर्णमुखी अर्नई पल्लार पेनैयर मणिमुक्ता कावेरी वलियार मणिमुत्तर वैगई वैयप्पर चित्तर। स्वर्णरेखा बुढ़ाबलांग बैतरणी ब्रह्मणी महानदी रसिकुल्या वंशधारा नागवली शारदा गोदावरी कृष्णा पालेरू मानेरू पेनेरू स्वर्णमुखी अर्नई पल्लार पेनैयर मणिमुक्ता कावेरी वलियार मणिमुत्तर वैगई वैयप्पर चित्तर। स्वर्णरेखा बुढ़ाबलांग बैतरणी ब्रह्मणी महानदी रसिकुल्या वंशधारा नागवली शारदा गोदावरी कृष्णा पालेरू मानेरू पेनीरू स्वर्णमुखी अर्नई पल्लार पेनैयर मणिमुक्ता कावेरी वलियार मणिमुत्तर वैगई वैयप्पर चित्तर। स्वर्णरेखा बुढ़ाबलांग बैतरणी ब्रह्मणी महानदी रसिकुल्या वंशधारा नागवली शारदा गोदावरी कृष्णा पालेरू मानेरू पेनीरू स्वर्णमुखी अर्नई पल्लार पेनैयर मणिमुक्ता कावेरी वलियार मणिमुत्तर वैगई वैयप्पर चित्तर। सिंधु जल परियोजनाएं। सिंधु जल परियोजनाएं। सिंधु नदी जल परियोजनाएं। सिंधु नदी जल परियोजनाएं। सिंधु झेलम चिनाब पाकिस्तान रावी ब्यास सतलुज भारत वर्ल्ड बैंक मध्यस्थता 1960 में। सिंधु झेलम चिनाब पाकिस्तान रावी ब्यास सतलुज भारत विश्व बैंक मध्यस्थता 1960 में। सिंधु झेलम चिनाब पाकिस्तान रावी ब्यास सतलुज भारत वर्ल्ड बैंक मध्यस्थता 1960। सिंधु झेलम चिनाब पाकिस्तान रावी ब्यास सतलुज भारत वर्ल्ड बैंक मध्यस्थता 1960। सिंधु झेलम चिनाब पाकिस्तान रावी ब्यास सतलुज भारत वर्ल्ड बैंक मध्यस्थता 1960। तारबेला सकारदू दायमर भासा डैम पाकिस्तान सिंधु नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा मिट्टी बांध चीन के सहयोग से। तारबेला सकारदू दायमर भासा डैम पाकिस्तान सिंधु पर दुनिया का सबसे बड़ा मिट्टी बांध चीन के सहयोग से। ताबेला सकारदू दायमर भास डैम पाकिस्तान सिंधु दुनिया का सबसे बड़ा मिट्टी बांध चीन के सहयोग से। ताबेला सकारदू दायमर भासा डैम सिंधु दुनिया का सबसे बड़ा मिट्टी बांध चीन के सहयोग से। ताबेला सकारदू दायमर भासा डैम पाकिस्तान पीओके सिंधु दुनिया का सबसे बड़ा मिट्टी बांध चीन के सहयोग से। मांगला डैम पाक झेलम विद्युत सिंचाई मांगला डैम पाकिस्तान झेलम मांगला डैम पाकिस्तान झेलम विद्युत प्लस सिंचाई 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 मांगला डैम पाकिस्तान झेलम विद्युत प्लस सिंचाई। किशनगंगा झेलम बिजली पाकिस्तान भारत विवाद 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 किशनगंगा झेलम बिजली पाकिस्तान भारत विवाद। बगलिहार रातले रेतल सलाल चिनाब बिजली सिंधु जल संधि संबंधित विवाद। बगलिहार रेतल सलाल चिनाब बिजली सिंधु जल संबंधी विवाद। बगलिहार रेतल सलाल चिनाब बिजली सिंधु जल संबंधी विवाद। बगलिहार रातल सलाल चिनाब बिजली सिंधु जल संबंधी विवाद। बगलिहार रातल सलाल चिनाब बिजली सिंधु जल संबंधी विवाद। बगलिहार रातल सलाल चिनाब बिजली सिंधु जल संबंधी विवाद। बगलिहार रातल सलाल चिनाब बिजली सिंधु जल संबंधी विवाद। बगलिहार रातल सलाल चिनाब बिजली सिंधु जल संबंधी विवाद। बगलिहार रातल सलाल चिनाब बिजली सिंधु जल संबंधी विवाद। रंजीत सागर उझ रावी सिंचाई प्लस बिजली 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 रंजीत सागर उझ रावी प्लस सिंचाई प्लस बिजली। पंदोह ब्यास सतलुज लिंक ब्यास पंदोह ब्यास सतलुज लिंक ब्यास सिंचाई 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 पंदोह ब्यास सतलुज लिंक ब्यास सिंचाई। भाखरा नागल सतलुज बहुदेशीय 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 भाखरा नागल सतलुज बहुदेशीय। नाथपा झकरी सतलुज 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 नाथपा झकरी सतलुज। मांगला डैम पाकिस्तान झेलम मांगला डैम पाकिस्तान झेलम मांगला डैम पाकिस्तान झेलम मांगला डैम पाकिस्तान झेलम। किशनगंगा झेलम किशनगंगा झेलम किशनगंगा झेलम। बगलिहार रातल सलाल चिनाब बगलिहार रातल सलाल चिनाब बगलिहार रातल सलाल चिनाब बगलिहार रातल सलाल चिनाब। रंजीत सागर उझ रावी रंजीत सागर उझ रावी रंजीत सागर उझ रावी रंजीत सागर उझ रावी। पंडोह ब्यास सतलुज लिंक ब्यास पंडोह ब्यास सतलुज लिंक ब्यास पंडोह ब्यास सतलुज लिंक ब्यास पंडोह ब्यास सतलुज लिंक ब्यास। भाखरा नागल सतलुज भाखरा नागल सतलुज भाखरा नागल सतलुज भाखरा नागल सतलुज नाथपा झकरी सतलुज नाथपा झकरी सतलुज नाथपा झकरी सतलुज नाथपा झकरी सतलुज।
पेलियो इंडस वाटर सिस्टम संबंधित पुरातात्विक साक्ष्य किस नदी के सूखने से जुड़ा है? घग्गर, घग्गर, हगरा, सरस्वती। पेलियो इंडस वाटर सिस्टम संबंधित पुरातात्विक साक्ष्य किस नदी के सूखने से जुड़ा है? घग्गर, घगरा, सरस्वती। पेलियो इंडस वाटर सिस्टम संबंधित पुरातात्विक साक्ष्य किस नदी के सूखने से जुड़ा है? घग्गर, घगरा, सरस्वती। पेलियो इंडस वाटर सिस्टम संबंधित पुरातात्विक साक्ष्य किस नदी के सूखने से जुड़ा है? घग्गर, घगरा, सरस्वती। हर हर महादेव। जय माता दी। हर हर महादेव।